क्लोनिंग वेक्टर या क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं, ये क्वेश्चन अराइज सकता है। पीबीआर जो है ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्लोनिंग वेक्टर होता है। दूसरा जो होता है एक वेक्टर जो है वो क्लोनिंग वेक्टर की तरह काम करेगा, उसमें क्या क्या चीजें होना चाहिए। व्हाट इज द स्पेसिफिक कैरेक्टर दैट आर फाउंड इन ए वेक्टर दैट बिकम ए क्लोनिंग वेक्टर। एक क्लोनिंग वेक्टर में 3 स्पेशल क्वालिटी होना चाहिए। सबसे पहला जो होता है एटलीस्ट वन ओ आर आई, इसमें एक ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन का होना जरूरी होता है। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, ये वो सीक्वेंस होता है जहां से डीएनए का डुप्लीकेशन होता है और सेम कॉपी बनकर के तैयार होती है। तो जो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होती है, जो वहां पे अगर हम जीन्स को इंट्रोड्यूस कर दें तो उसकी आपकी क्या होती है, कॉपी जो होगी वो तैयार हो जाएगी। तो ये ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन के बेस पर डिपेंड करता है कि हम कितने कॉपी को ऑब्टेन कर सकते हैं। इट इज द स्पेसिफिक कोड दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन। तो पहला जो होगा एटलीस्ट वन ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होना चाहिए। जैसे ये PBR322 में ORI, ये ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। जब भी इसमें रिप्लिकेशन होगा एक फिक्स समय के बाद 1 से 2, 2 से 4 जो प्लाज्मिड का फॉर्मेशन होता है या रिप्लिकेशन की जो प्रोसेस होती है वो किससे रेगुलेट होती है, इसी ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन से। अगर ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होगा तभी आपका क्या हो सकता है, मल्टीपल कॉपी जो होती है वो बन सकती है। उसके बाद दूसरा जो आता है रिकॉग्निशन साइट। रिकॉग्निशन साइट ये स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, एटलीस्ट ऐसी जगह होना चाहिए जहां पर हम स्पेसिफिक इंडोन्यूक्लियस एंजाइम से जो हमारा प्लाज्मिड है उसको ब्रेक करके वहां पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ले जा करके जोड़ सके। जैसे इसमें बहुत सी 1 2 3 4 5 6 7 8 डिफरेंट रिकॉग्निशन साइट हैं। ये स्पेसिफिक एंजाइम के लिए क्या होता है, सेंसिटिव होते हैं। यानी अगर हम इस में बाम H1 को H1 को इंट्रोड्यूस कर दें तो ये क्या करेगा, यहाँ से इसको क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, या इसको यहाँ से ये क्या करेगा, काट देगा। तो इस तरह से एटलीस्ट वन रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए। दिस इज द स्पेशल सीक्वेंस where the specific endonucleases enzyme are work। and last तीसरा जो होता है at least one selectable marker। अब तीसरा जो होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम कैसे पता करेंगे कि ये नॉर्मल प्लाज्मिड है या रिकॉम्बिनेंट है। बैक्टीरिया के अंदर नॉर्मल है कि रिकॉम्बिनेंट है, क्योंकि जब हम रिकॉम्बिनेंट को क्या करेंगे, बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। अब बैक्टीरिया ने उसको लिया है कि नहीं, एक्सेप्ट किया है कि नहीं है इसको, यानी जो बनने वाला बैक्टीरिया है, जो ग्रो कर रहा है बैक्टीरिया, उसमें 2 कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन क्या होगी, नॉर्मल बैक्टीरिया होगा, और दूसरा क्या होगा, ऐसा बैक्टीरिया होगा जिसमें जो जीनोम होगा वो आपका कैसा होगा, रिकॉम्बिनेंट होगा, या उसका जीनोम ट्रांसफॉर्म हो गया, इसी को कह सकते हैं ट्रांसफॉर्म्ड। तो इस तरह से ट्रांसफॉर्म और नॉन ट्रांसफॉर्म को पता करने के लिए हमको सेलेक्टर मार्कर की जरूरत होती है। जैसे PBR322 में 2 सेलेक्टर मार्कर हैं, एक AMP एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन जिसमें पाया जाता है, और दूसरा क्या होता है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स पाया जाता है। यानी ऐसा बैक्टीरिया जिसमें हम इस प्लाज्मिड को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसको अगर हम एम्पिसिलिन मीडियम में कल्चर करेंगे तभी वो ग्रो कर जाएगा, और टेट्रासाइक्लिन मीडियम में अगर हम कल्चर करेंगे तभी वो क्या करेगा, ग्रो कर जाएगा। अब ऐसी कंडीशन में ये सेलेक्टर मार्कर का काम करता है, और इसमें हम क्या करते हैं कि जिस डीएनए को हमें इंट्रोड्यूस करना होता है, हम इसी दोनों में से किसी एक साइट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे मान लिया कि बॉम्ब से हम इसको ब्रेक करते हैं
और यहाँ पर ला करके हमने जो डिजायर जीन्स है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। जब हम इस डिजायर जीन्स को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ये जो टेट्रासाइक्लिन होगा इसकी जो रेसिस्टेंस स्पेसिफिक सी जो पाई जाती है वो क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी। यानी अब अगर हम इस बैक्टीरिया को टेट्रासाइक्लिन मीडियम में कल्चर करेंगे तो ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें टेट्रासाइक्लिन से लड़ने की, रेसिस्ट करने की जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, लास्ट हो जाती है। और इस तरह से हम टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन ये जो दोनों होते हैं ये सेलेक्टर मार्कर की तरह काम करते हैं। इन दोनों की हेल्प से हम रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट या ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया को बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। अब इसमें चूंकि हम डिजायर जीन को इंट्रोड्यूस करके इसके सीक्वेंस को क्या करते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं, तो ये जो टैक्टिस कहलाती है इसको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन भी कहते हैं। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए में रिकॉम्बिनेंट जो प्लास्मिड होता है इसके अंदर डीएनए को इंट्रोड्यूस करके स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जीन की क्वालिटी को हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, उसके फंक्शन को क्या करते हैं, अल्टर कर देते हैं। तो इस तरह का जो सेलेक्टर मार्कर होता है जिसपे इस पर वर्क करता है उसको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं। आजकल जो होता है ये दो अगर सेलेक्टर मार्कर होंगे तो ट्रांसफार्म और नॉन ट्रांसफार्म को पता करने में क्या होता है, दिक्कत आती है, क्योंकि हमें 2 बार इसको ग्रो कराना होगा। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, स्पेसिफिक सेलेक्टर मार्कर और खास करके जो आजकल यूज होता है वो बीटा ग्लाइकोसाइडेज को कोड करने वाला जो एंजाइम्स होता है, कोड करने वाला जो जीन्स होता है उसको एज ए सेलेक्टर मार्कर की तरह काम करते हैं। और इस तरह से जब हम बीटा ग्लाइकोसाइडेज जीन्स के पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस करते हैं तो बीटा ग्लाइकोसाइडेज जीन्स जो होता है वो आपका क्या होता है, फंक्शन लेस हो जाता है। और इस तरह से हम ट्रांसफार्म और नॉन ट्रांसफार्म को क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमैटिन सब्सटेंस की हेल्प से क्या करते हैं, पता लगा सकते हैं। क्योंकि बीटा ग्लाइकोसाइडेज जो एंजाइम्स होता है वो क्रोमैटिन सब्सटेंस में क्या करता है, ब्लू कलर की कॉलोनी प्रोड्यूस करता है। इस तरह से ट्रांसफार्म और नॉन ट्रांसफार्म को हम बीटा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम के अंदर इंट्रोड्यूस करके बहुत आसानी से इसका पता लगा सकते हैं। जो नॉन ट्रांसफार्म बैक्टीरिया होंगे वो बीटा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम के प्रेजेंस के कारण उसका जो कलर होगा वो कैसा होगा, ब्लू होगा। लेकिन जो ट्रांसफार्म होंगे उनमें क्या होता है, इसके कारण क्या होता है, वो वाइट कलर की कॉलोनी जो होती है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस तरह से ये जो होता है ये क्या कहलाता है, सेलेक्टर मार्कर। सेलेक्टर मार्कर क्या होती है, वो टैक्टिस होती है जिसकी हेल्प से रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से पहचाना जाता है। रिकॉग्निशन साइट जो होती है वो क्या होती है, वो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जहां पर स्पेसिफिक इंडोन्यूक्लियेजेस जो होता है वो वर्क करता है। और फर्स्ट जो बताया था वो आपका था ORI, ये स्पेशल सीक्वेंस होता है
जहां से रिप्लिकेशन की जो प्रोसेस होती है वो आपकी क्या होती है, शुरू होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक वेक्टर तभी क्लोनिंग वेक्टर की तरह काम करेगा जब उसमें कम से कम ये 3 कैरेक्टर